हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो इन द क्रैश कोर्स। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री यूनिट जो है हमारा ना। बेसिकली जो उन्होंने सिलेबस दिया है वो स्ट्रक्चर बेसिक पूछा है, कार्ब्स एंड प्रोटीन एंड लिपिड्स एंजाइम्स वगैरह का। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे बनते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सेकेंड पार्ट में भी किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट है ना, तो इनके नेम्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कुछ मतलब मैं इम्पॉर्टेंट था सारा चीज़ वो मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। बाकी जो भी बचेगा ना, जैसे बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा है ना, सिर्फ कार्ब पढ़ाऊँगा तो 4-5 क्लास कार्बोहाइड्रेट्स की हो जाएगी आपकी। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक है ये सब। तो मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा कंप्रहेंसिव वे में आपको ये वीडियो दिया है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल्स जिसमें वाटर भी इन्वॉल्व है। हाइड्रेट्स का मतलब है ना H2O भी इन्वॉल्व है। तो कार्बन मॉलिक्यूल विद H2O है ना इन्वॉल्व है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इट इज़ नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कॉमनली हम कभी कभी से शुगर्स, कॉमन शुगर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर फॉर्म। ओके, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो नॉन शुगर्स होते हैं। ठीक है, तो जनरल फार्मूला जो है आपका, जो आपको याद रखना है, CxH2O हाइड्रेट्स के लिए आया और ये ब्रैकेट में Y। ठीक है, नीचे। तो बेसिकली ये जनरल फार्मूला है। आप X एंड Y की जगह यहाँ पे 6 पुट कर लेंगे तो ये आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है ये वाला, सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो उनका रोटेशन का, मॉलिक्यूलर लेवल पे रोटेशन का होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है एक लीवर रोटेटरी होता है। ठीक है, फ्रक्टोज। शुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं, गन्ने वाला शुगर है ना। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर बोलते हैं, है ना, अंगूर वाला शुगर। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। मिल्क शुगर जो होती है उसे लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप, है ना, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ओके, तो बेसिकली मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना। तो उनके पास एक सिंगल लाइक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा, मोनोमर होगा। ठीक है, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, है ना। मोनोमर्स यानी कि अगर इनका मैं हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन इनका करूँ तो मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ना। ठीक है, तो डाइसेक्राइड के अंदर 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ट्राइसेक्राइड के अंदर 3 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 3 मोनोमर रिलीज होंगे। ठीक है, बट जो मोनोसेक्राइड है उनके अंदर कोई सिंगल मॉलिक्यूल के बने होते हैं, इसलिए मोनोसेक्राइड बोला गया। सेक्राइड जहाँ पे भी आ जाए तो समझ जाओ वो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है वहाँ पे मोस्टली। ठीक है, तो नो हाइड्रोलाइसिस फर्दर, आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज को तोड़ोगे कुछ नहीं आता, ग्लूकोज ही रहता है। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स में क्या होता है? 2 से 10 यानी कि 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होती है जो सिंपल फॉर्म में है ना। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ये यील्ड होती है। जैसे कि डाइसेक्राइड को मैं तोड़ूंगा तो 2 मोनोसेक्राइड यील्ड होंगे, है ना, सुक्रोज, माल्टोज। अगर लैक्टोज को मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो 2 तरह के मुझे मोनोमर्स मिलेंगे, जो मैं अभी पीछे एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। ट्राइसेक्राइड्स को मैं तोड़ूंगा तो मुझे रेफिनोज जैसे मैंने तोड़ा है ना, तो मुझे 3 शुगर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो 210 अगर मेरे मोनोमर्स जो हैं यील्ड हो रहे हैं, है ना, मोनोसेक्राइड्स यील्ड हो रहे हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, है ना, तो उसको मैं बोलूँगा ओलिगोसेक्राइड्स, है ना। पॉलीसेक्राइड्स में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस से यील्ड होते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर्स, और ये मोस्टली मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्हें नॉन शुगर बोला गया है। एग्जाम्पल के लिए ग्लाइकन्स, स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, है ना। अब चलो मोनोसेक्राइड्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ग्लूकोज जो है ना वो कॉमन एग्जाम्पल है मोनोसेक्राइड्स में। तो इसे डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी उनका रोटेशन होता है एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, डाइसेक्राइड्स में क्या है? मैंने बताया था हाइड्रोलाइसिस होगा तो 2 मॉलिक्यूल का यील्ड होगा। यील्ड मतलब ऑब्टेन्ड होंगे हमें 2 मॉलिक्यूल्स, है ना। ठीक है, तो माल्टोज अगर टूटेगा तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक देगा और एक और 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना, बट 2 तो टूटे ना। लैक्टोज भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, तो इससे ये पता चल रहा है ना ये डाइसेक्राइड है ना। सुक्रोज भी एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला गया डाइसेक्राइड, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती हैं कुछ, है ना। तो रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग पढ़ा होगा आपने।
तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है, जैसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में उनके पास एक्टिव कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, ठीक है। कीटोन ग्रुप इसको डिनोट करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप CHO को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल की बातें हैं ना, अगर आपने 12th 11th में केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा है ना, तो आपको बहुत ठीक समझ आएगा, बट नहीं भी पढ़ा है तो ये जस्ट बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कुछ घुस के क्वेश्चन नहीं पूछता, ऊपर से पूछेगा कौन से रिड्यूसिंग शुगर है, कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो इनके बेसिकली स्ट्रक्चर में इस तरह के कंपाउंड की प्रेजेंस और अब्सेंस है, तो उसके बेसिस पे है नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो ना तो किसी मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेंगे या रिड्यूस करेंगे, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं आपस में मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो नहीं होगी इन द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो वो है आपका सुक्रोज, अदर फॉर्म भी है जैसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में वो पॉलीसेकेराइड्स अमोनली स्टार्च है ना, या फिर ट्रीहेलोज भी है, ठीक है। तो दीज आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो मैंने बताया था ग्लूकोज और उसका फॉर्मूला तो देखो सेम है फ्रक्टोज का, डिफरेंस क्या है, एक में क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है CHO वाला, और इसमें क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ग्लूकोज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हायर है ना, और फ्रक्टोज का थोड़ा कम है, ठीक है। ऑप्टिकल नेचर है ना, वही मॉलिक्यूलर लेवल पे रोटेशन रहती है ना, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए से डेक्स्ट्रोज भी बोला गया है, ये लीवो रोटेटरी है आपका। अब रिड्यूसिंग शुगर में क्या है, उनके पास एक एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रहता है, जैसे मैंने ये दिखाया, ये रहा कीटोन, ये रहा CHO वाला एल्डिहाइड है ना, और ये कंपाउंड को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी करते हैं, मतलब इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेशन और ये सब चीज़ें भी चलती है। तो मोर कॉमन इसमें सारे एग्जांपल हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे ना मतलब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ओके। और नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज याद रखना है, उसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन दो मोनोसेकेराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनके पास मल्टीपल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और बॉन्ड बिटवीन 2 एमिनो एसिड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये भी याद रख लेना, ये सब पूछ सकता है कभी कभी। बेसिक डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं थोड़ा ना। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली जो भी हमारी बॉडीज़ में पाथवेज वगैरह होती है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं पे भी, तो उनका मेन और प्राइम पर्पस रहता है कि एनर्जी जनरेशन फ्रॉम द फूड, ठीक है, फ्रॉम द स्टोर्ड ग्लूकोज, कार्ब्स, कुछ भी एनर्जी जनरेशन, ATP जनरेशन है ना, उसके लिए मेन वो सारी चीज़ें चलती है ना। तो जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ नेट गेन ऑफ 2 ATP के अप्रॉक्स रिलीज होता है, ठीक है। इट रिलीजेस द एनर्जी और ये साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। इतना आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब पायरुवेट या पायरुविक एसिड का यील्ड हुआ, अब 2 स्टेज आती है, या तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी तो वहाँ पे पायरुवेट से फिर लैक्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। देखो जब हम मतलब भागते हैं तो हमारे जॉइंट में पेन होता है, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन था तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल CoA में कन्वर्जन होगा, जो फर्दर TCA साइकिल को कनेक्ट करेगा, ठीक है। TCA साइकिल में भी सिंपल एनर्जी जनरेशन के लिए काम हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन कंजप्शन, एनर्जी जनरेशन, ठीक है। तो ये आपको बेसिक याद रखना है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है अगर हमने खाना वाना अच्छे से खाते हैं, हम डेली खाते हैं ना, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो रहता है, जो बॉडी मतलब नॉर्मली यूज़ अप नहीं करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। मेनली कहाँ होता है, मसल एंड लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। स्टोरेज फॉर्म है ये बेसिकली ग्लूकोज की, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पूछा जाए तो ग्लाइकोजन लगाना है। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना, है ना, तो ग्लाइकोजन का जनरेशन हुआ है ना, तो ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब वही ग्लाइकोजन का टूटना किस में, इन द ग्लूकोज, ताकि एनर्जी के लिए फर्दर इस तरह से साइकिल में यूज़ हो सके, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, ये मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिससे बायोसिंथेसिस होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फ्रॉम सर्टेन नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स और कार्बन सब्सट्रेट जैसे कि फैट से वगैरह से, ठीक है। तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है
उससे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया। नियो का मतलब कुछ नया बन रहा है, ठीक है, नई चीज़ से, है ना, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, ठीक है। तो ये बेसिकली टर्म है, आपको याद रखने हैं, है ना, इनसे क्वेश्चन बन सकता है अगर बना तो। बेसिकली अब बात करते हैं हम प्रोटीन्स की, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर, यानी कि मल्टीपल, देखो मोनोमर होता है सिंगल यूनिट, पॉलीमर होता है मल्टीपल्स यूनिट, है ना, ऑफ एमिनो एसिड के बने होते हैं, लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक एमिनो एसिड का, ऐसे ही बहुत सारे मिलके एक प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो एमिनो एसिड में देखो स्ट्रक्चर पूछा है तो हमेशा याद रखना, पूछ सकता है, ये ऐसी फोटो दे देगा आपको, बोलेगा आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। तो आपको अगर कहीं पे लिखा दिखे एमिनो ग्रुप NH2 वाला, है ना, सेंट्रल ये अल्फा कार्बन, है ना, और साइड चेन R, और COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो अगर ये आपको दिखा मिले तो समझ जाना ये एक एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एमिनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, CONH बॉन्ड अगर पूछे आपसे, CO और NH, है ना, यानी कि एक का आपका लग रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, और एक का आपका लग रहा है अमाइनो ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई द अबव बॉन्ड, है ना, तो CONH बॉन्ड अगर बन रहा है तो वो एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। और इस लिंकेज को आइडेंटिफाई करना, यानी कि एमिनो एसिड के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है बाइयूरेट टेस्ट, प्रोटीन के लिए जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने 4 पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, सिंपल एमिनो एसिड्स होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, नथिंग एल्स, सिंपल चेन से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो थोड़ा डेवलप होते हैं, वो हेलिकल शेप में आने लगते हैं, है ना, या शीट्स फॉर्म में आने लगते हैं स्ट्रक्चर, है ना, टू गेट सम फंक्शनैलिटी, है ना, और स्ट्रक्चर बेटर करने के लिए, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या है, टर्शियरी से मतलब, टर्शियरी का मतलब होता है थर्ड, है ना, 3 से रिलेटेड को, तो 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन हो जाता है पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है, इसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें क्या है, एक डोमेन रहता है, डोमेन क्या है, इज अ सेक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर सफिशिएंट टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर केमिकल और फिजिकल टास्क सच एज बाइंडिंग ऑफ ए सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ये तो पढ़ा ही होगा आपने, एंजाइम जो है, जैसे कि कोई सबस्ट्रेट है ना, वो आके एंजाइम से बाइंड होता है और फिर वो एंजाइम उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिक है ना। तो जब इस तरह के माइनर फंक्शनलिटी अगर गेन कर लेता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे वो फुली फंक्शनल हो जाता है, और है ना, देखो होता क्या है, इफ़ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, यानी कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स है ना, एक पॉलीपेप्टाइड में ही मल्टीपल एमिनो एसिड्स होते हैं, तो बहुत सारे मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड अग्रीगेट मतलब जुड़ते हैं टू फॉर्म ए 1 फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है, एक फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए, है ना, कि ये मतलब ये वाला प्रोटीन मेरा इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, या कुछ भी मतलब कोई भी फंक्शनल है उसका, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को ही हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर हैं, आपको याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ इतना है, या क्वेश्चन जहाँ से बनेगा कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट इन डिनेचुरेशन, ठीक है, जैसे प्रोटीन का डिनेचुरेशन कराते हैं हम बाय द हीट, अंडे उबाल दिए, है ना, तो वो सब केसेस में सिर्फ बचता क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बचता है 99% ऑफ केसेस में, ठीक है। द पेप्टाइड बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक वाला, है ना, बिकॉज वो जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं ना, कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। बाकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वीक बॉन्ड और नॉन कोवलेंट बॉन्ड, नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, दीज आर वीक बॉन्ड, जैसे कि वेंडर वॉल फोर्सेस, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो बेसिकली दीज आर वीक बॉन्ड्स, ओके। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे वीक बॉन्ड्स होते हैं, इनमें भी होते हैं, बट जो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर सेफ रहता है
बाकी सारे डिनेचर हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, अल्फ़ा बीटा चेन टूट जाती है। अब देखो जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें दो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हिसाब से दो में डिवाइड किया है। कुछ होते हैं इसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल एमिनो एसिड्स उनको बोला गया जो हमारी बॉडी मतलब सिंथेसाइज नहीं कर सकती है और हमें डाइटरी से लेने की ज़रूरत पड़ती है उसको, ठीक है, तो वो होते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड यानी कि जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर देती है फ्रॉम द बॉडी, खुद से ही कर लेती है, तो उसे हमें ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की, ठीक है। तो हम इसेंशियल को याद रख लेते हैं, बाकी जो अदर होंगे वो नॉन इसेंशियल होंगे ऑब्वियसली, तो दोनों को याद करने से बच जाएंगे हम, है ना। तो मैंने एक ट्रिक, मतलब ये मेरी है मालती HPVLT, हाई पावर वोल्टेज, ऐसे करके मैंने निकाला है। मतलब आपका कुछ और भी हो सकता है, आप याद कर लो, है ना। तो मैंने लिख दिया इसेंशियल एमिनो एसिड में मीथियोनिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, है ना, T से ट्रिप्टोफन, I से आइसोल्यूसिन, H से स्टेडिन, P से फिनाइलैनिन, वेलिन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे अपने लिए लिख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आर्जिनिन के बारे में एक स्पेशलिटी है, मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड अगर आपसे पूछा जाए तो आर्जिनिन है, उसके साथ लाइसिन भी रहता है, बट मोस्ट बेसिक अगर पूछा जाए तो आपका ये आर्जिनिन है, ठीक है। अब सेमी इसेंशियल क्या होते हैं, जो बच्चों में तो इसेंशियल होते हैं बट अडल्ट फॉर्म में वो नॉन इसेंशियल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका सेमी इसेंशियल, ठीक है। तो आर्जिनिन और हिस्टडीन आर द सेमी इसेंशियल, मतलब बच्चों के लिए इसेंशियल है बट अडल्ट के लिए वो नॉन इसेंशियल है। अब चलो कुछ एग्जांपल और याद कर लेते हैं हम, जैसे कि एसिडिक एमिनो एसिड अगर आपसे पूछा जाए तो जिसमें भी एसिड लगा हो ना लास्ट में ऑप्शंस में, वो लगा दीजिएगा, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, या फिर एस्पार्टेट या फिर ग्लूटामेट। तो ये एसिडिक एमिनो एसिड के एग्जाम्पल है। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड पूछा गया तो वो है ग्लाइसिन, है ना, इससे क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ग्लाइसिन इसका आंसर होगा। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सल्फर कंटेनिंग, तो ऐसे याद रखो, CM की एक सल्फर फैक्ट्री थी, है ना, CM की, तो सिस्टीन एंड मीथियोनाइन, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, है ना, OH ग्रुप है, ठीक है, तो वो है सेराइन एंड थ्रियोनिन। ये बेसिक याद रखो, वरना क्लासिफिकेशन एमिनो एसिड का बहुत बड़ा है ना, तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो वो भी पढ़ लीजिएगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है बेसिकली हमने, अच्छा देखो, प्लाज्मा और सीरम, ठीक है, दो चीज़ें। प्लाज्मा में हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेते हैं, यानी कि जिसमें एंटीकोगुलेंट है और ब्लड वो क्लॉट नहीं हुआ है। सीरम में हम ऐसा ब्लड लेंगे जो क्लॉट हो गया है ना, यानी कि प्लेन वाइल में या क्लॉट एक्टिवेटर वाइल में लेंगे, ठीक है, नो एंटीकोगुलेंट। तो उससे होगा क्या, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इसमें नहीं होंगे, प्लाज्मा में वो क्लॉटिंग फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है। तो फाइब्रिनोजन याद करो, है ना, फाइब्रिनोजन हमारा फैक्टर नंबर 1 है, तो वो प्लाज्मा में तो होगा बट सीरम में नहीं होगा। अब मैं बताऊंगा क्या रोल है इसका, है ना। बट अभी देखिए हमने क्या किया, उसे सेंट्रीफ्यूज किया, नीचे आपका जो 3 कंपोनेंट बना, RBC बना, ठीक है, बफी कोट बना 1% के अराउंड, और ये आपका प्लाज्मा बना। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, है ना, मिनरल्स हो गए, और प्रोटीन पार्ट हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के प्रोटीन मेजरली होते हैं, एल्ब्यूमिन्स, है ना, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स, ठीक है। ग्लोबुलिन्स में α1, α2, बीटा में भी फर्दर β1, β2 में डिवाइड कर सकते हो, है ना, एंड गामा, ठीक है। तो दीज आर द ग्लोबुलिन्स, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स के हमने पढ़ा है, वो एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, याद रखना। और एल्ब्यूमिन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखना बॉडी में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह ये एक्ट करता है। α1, α2, बीटा ग्लोबुलिन, इसके भी अदर फंक्शन होते हैं ना, कुछ जैसे एक्यूट फेस प्रोटीन होते हैं, कुछ किसी मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखते हैं, जैसे सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को बाइंड करता है, हेप्टोग्लोबिन फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन्स क्या है, हमारे एंटीबॉडीज़ है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और फाइब्रिनोजन क्या है, हमारी क्लॉटिंग से रिलेटेड फिजियोलॉजी जो होती है बॉडी की, उसको देखता है, क्लॉटिंग, ओके। तो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन हमने देख लिया अभी, उसके बारे में आपको एक और चीज़ बताऊंगा इंपॉर्टेंट,
बट अभी हम पहले थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में 2 तरह के प्रोटीन ही हम मेजरली देख रहे हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो जिसमें सिर्फ एमिनो एसिड्स हैं ना, मैंने बताया था प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। तो कुछ होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, है ना, इसमें क्या है कॉम्पैक्टली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन्स, है ना। कुछ होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, इसमें क्या है एसिमेट्रिकल, ये वाला सिमेट्रिकल था, एसिमेट्रिकल पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है, एग्जांपल के लिए ट्रोपोनिन एंड कोलेजन्स वगैरह, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या है, कॉन्जुगेटेड से मतलब है किसी के साथ जुड़ा है वो, कॉन्जुगेशन मतलब जुड़ना, है ना। तो 2 चीज़ें जुड़ी है, क्या जुड़ी है, इट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन जिसे हमने बोला एपोप्रोटीन, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे हमने बोला प्रोस्थेटिक ग्रुप। याद रखना ये चीज़, प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी मेटल, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में एक पार्ट है हमारा एपोप्रोटीन बोला जिसे हमने, ठीक है, जो कि हमारा प्रोटीन पार्ट है ऑब्वियसली, प्लस एक है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन हुआ, इन दोनों का जुड़ाव हुआ, ठीक है। तो मेटालोप्रोटीन्स में क्या है, कोई मेटल एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सेरुलोप्लाज्मिन, इसमें कौन सा मेटल रहता है, इसमें होता है आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर। लाइपोप्रोटीन में लाइपो से लग रहा है ना लिपिड है, तो लिपिड एज अ लाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेगा, तो प्रोटीन प्लस लिपिड लाइपोप्रोटीन हो गया। कोलेस्ट्रॉल एग्जाम्पल है एंड ट्राइग्लिसराइड एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूकोज या इससे रिलेटेड आइटम है ना, तो प्रोटीन विथ 10 to 40% ऑफ कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड, है ना, जैसे कि हेप्टोग्लोबिन, ओके। तो दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स बेसिकली अटैच टू म्यूसिन 40% से ज़्यादा। न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या है, आरएनए डीएनए अटैच होगा फ्रॉम द प्रोटीन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्रोमेटिन। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इतना ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखो बात करते हैं प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ठीक है। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन थे, है ना, कौन कौन से थे हमने पढ़े थे, एल्ब्यूमिन पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा, है ना, और गामा, ये पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था फाइब्रिनोजन, ठीक है। इन सभी के अलग अलग फंक्शंस थे, वो सब हम बाद में देखेंगे। हम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस समझते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, अगर मैं सिंपल लाइन में बोलूँ, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब सपोज पॉजिटिव आयंस है जिन्हें हम कैटाइंस भी बोलते हैं, तो वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो अपोजिट की तरफ मूव करा ना, पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया है ना। इलेक्ट्रोड क्या है, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं और एक उससे कनेक्ट रहते हैं वायरिंग से, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड या जेल रहता है, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, ओके। अब जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनायंस बोलते हैं उन्हें, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब समझ आ रही बात, यानी कि अपोजिटली मूव कर रहे हैं, जैसे जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब देखो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हम एक बफर यूज़ करते हैं, बफर एट द पीएच ऑफ 8.6, मतलब हाईली एल्कलाइन पीएच पे हम एक बफर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं सेपरेट करना किसका, प्रोटीन्स का। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो डीएनएज हो चाहे वो प्रोटीन्स हो, ठीक है, इनके सेपरेशन के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। तो अभी हम प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस करने जा रहे हैं या सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाईली अल्कलाइन पीएच है, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। अगर आज जो अगेरोसिल यूज़ करेंगे या फिर सेल्यूलोज एसीटेट यूज़ करेंगे, ये वाला ज़्यादा कॉमन रहता है, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोटीन्स एट दिस अल्कलाइन पीएच, इस अल्कलाइन पीएच पे यानी कि 8.6 पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी सीरम प्रोटीन होते हैं वो खुद से एक नेट नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं इतनी हाई पीएच पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सबका नेगेटिव होगा, जैसे किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा, ठीक है। तो जिसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे तेज पॉजिटिव की तरफ भागेगा, ठीक है। तो और देखो नेगेटिव चार्ज सब पे हो गया तो इट माइग्रेट टुवर्ड द एनोड, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ भागेगा, ठीक है, और बैंड शो करेगा। आई विल शो यू हाउ, है ना। तो एल्ब्यूमिन माइग्रेट्स द
फास्टेस्ट और सबसे दूर वो चलेगा, है ना, टूवर्ड्स एनोड, एंड द गामा ग्लोबुलिन्स रिमेन क्लोजर टू द कैथोड। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कौन गेन कर रहा है यहाँ पे, एल्ब्यूमिन कर रहा है, तभी वो सबसे तेज भागेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब समझिए इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न को। ठीक है, अब देखो प्रोटीन का पैटर्न क्या है, अभी मैंने बताया भागेगा, अब क्या हो रहा है मतलब, है ना, सपोज ये है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये है आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कराया हुआ है। ठीक है, तो सब भागे भागे, है ना, तो पीक बने उसके, है ना, पीक बने यानी कि बैंड बने यहाँ पे। इन द जेल फॉर्म वो बैंड शो करेगा, बट इन द ग्राफिकल फॉर्म वो ऐसे तरह से पीक फॉर्म करेगा, है ना, पीक। ठीक है, अब देखो अब इन सब प्रोटीन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी एक दो बातें हम जान लेते हैं, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। तो एल्ब्यूमिन सबसे दूर आया, सबसे लास्ट में आया, क्योंकि सबसे नेट नेगेटिव चार्ज जो है इसका हाई था, तो सबसे तेज मूव हुआ और सबसे हाई पीक किसी का आएगा, एल्ब्यूमिन का, है ना। तो अगर आप बनाओगे तो इस तरह से आप बनाओगे। ठीक है, तो ये वाला जो पीक है वो एल्ब्यूमिन का हो गया। ओके, ये बस समझाने के लिए छोटा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे जगह घेर ली है ना, ये ऊंचा रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अल्फा 1 के अंदर कौन सा आता है, ये सारे प्रोटीन होते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो दो तो ऐसे ही याद हो गए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और थायरोग्लोबुलिन भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो अल्फा 1 हो गया। अल्फा 2 में क्या है आपके हेप्टोग्लोबिन, ये क्या करता है, ये फ्री जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उससे बाइंडिंग करता है। सेरुलोप्लाज्मिन क्या करता है, हमारा कॉपर को बाइंड करता है। ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन से रिलेटेड एक डिजीज है विल्सन्स डिजीज, वो भी याद रख लीजिएगा चाहे तो, विल्सन डिजीज कॉपर से एसोसिएटेड स्टोरेज और सेरुलोप्लाज्मिन से एसोसिएटेड। अल्फा 2 से नाम याद रखो, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, ये भी याद हो गया। ठीक है, अब बीटा में क्या है, बीटा में कुछ हमारे वैसे प्रोटीन्स आते हैं जैसे कि जो कि एक्यूट फेज रिएक्टेंट वगैरह भी होते हैं। तो बीटा से बीटा लाइपोप्रोटीन तो याद रहेगा ही आपको। ट्रांसफेरिन क्या है, जो आयरन को ट्रांसफर्स करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला काम करता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बीटा में आ जाता है। बीटा 1-2 भी होता है फर्दर, है ना, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बट ये मेजर मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में क्या है आपकी एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, वो सारी होती है इसके अंदर। ठीक है, एंटीबॉडीज़। ठीक है, अब देखो क्या है, प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस हील्ड ए बैंड ऑफ फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं तो यहाँ पे गामा ग्लोबुलिन के पास ही ऐसा एक बैंड आ जाता है। ठीक है, एक अलग बैंड यहाँ पे इस तरह का आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम। ठीक है, किसका बैंड होता है, वो फाइब्रिनोजन का होता है, जिसे हम कंफ्यूज कर सकते हैं एम बैंड से, जो कि मल्टीपल माइलोमा में दिखता है। तो इसलिए हम प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस से ज़्यादा सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रेफर करते हैं टू अवॉइड सम मिस डायग्नोसिस। ठीक है, मिस डायग्नोसिस हो जाएगी ना, हम फाइब्रिनोजन को, अगर हम मल्टीपल माइलोमा को फाइब्रिनोजन वाला पीक समझ लेंगे जो कि आएगी अगर हम प्लाज्मा यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में तो फाइब्रिनोजन होता है हमारा फैक्टर 1 जो है, सीरम में वो चीज़ हटा देते हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए, है ना, हम सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं मोस्टली। अब देखो इसमें देखो, अब ये है एक्चुअल पीक जो आपसे क्वेश्चन बनेगा जहाँ से। तो मल्टीपल माइलोमा क्या है, एक ऐसी डिजीज़ है, एक कैसा कैंसर बोल सकते हो, जिसमें प्लाज्मा सेल बहुत सारी हो जाती है। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या बनाती है, हमारी एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, यानी कि गामा ग्लोबुलिन्स बनाती है। तो जो गामा वाला बैंड था सबसे लास्ट में, याद करो, वो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, गामा वाला बैंड बड़ा हो गया, इसे हमने क्या बोला, एम स्पाइक और एम बैंड। ठीक है, ये दो चीज़ हम इसे बोलेंगे। एम बैंड कहाँ पे दिखेगा, मल्टीपल माइलोमा में सीन होगा, वेल्डेस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनेमिया में सीन होगा, और मल्टीपल माइलोमा के केस में यूरिन के अंदर हमारी लाइट चेन्स चली जाती है, जैसे कि एंटीबॉडीज़ के अंदर 2 हैवी चेन्स होती है और लाइट चेन्स होती है कापा और लैम्डा, है ना। तो वो लाइट चेन्स हमारी यूरिन में चली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं बेंजोस प्रोटीन, जिसके बारे में आपको मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एम बैंड, एम स्पाइक्स, और इस तरह का अगर ग्राफ भी दे दिया बाई चांस, तो समझ जाना वो मल्टीपल माइलोमा
या वेल्डस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनस से रिलेटेड है, मोस्टली मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस बनाता है वो, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यूज़ याद करने में इंटरेस्ट है तो आप ये सारी वैल्यूज़ याद कर लीजिए, इट इज़ बेटर, ठीक है, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा याद होती नहीं है, तो पूछता भी कम है बट यू कैन रिमेंबर, है ना। स्पेशली CSF प्रोटीन की ज़रूर याद कर लीजिए, 15 to 45 mg के आसपास रहती है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है, मतलब बुक से देख लीजिए कंफर्म, है ना। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। अब बात करते हैं हम लिपिड्स की, ठीक है। लिपिड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ऑब्वियसली जो फैट वगैरह हमने सुना है ना, वो पानी में कहाँ घुलते हैं ना, बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, इन सब में, ठीक है। और ये एसोसिएटेड होता है फैटी एसिड से, ठीक है। तो 3-4 तरह के हो सकते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं, एंड डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं, और मिसलेनियस लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल लिपिड्स में क्या है, मोस्टली फैटी एसिड्स होंगे, है ना, फैट्स होंगे, जैसे कि वैक्सेस जो हमारे फैट होते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है ना, और प्लस अल्कोहल होगा इसमें, ग्लिसरॉल में ऑल लगा है तो अल्कोहल है, ठीक है। कंपाउंड्स लिपिड्स में क्या है, एक एडिशनल ग्रुप भी होता है इसके अलावा, जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप है, या फिर ग्लूकोज से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट अटैच है, कोई प्रोटीन अटैच है, तो लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड जैसा कि नाम है, इन्हीं से डेरिवेशन हुआ है इसका, है ना, कंपाउंड और सिंपल से डेराइव्ड हैं ये। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड लिपिड से हमारे फैटी एसिड्स यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, सिंपल में 2 चीज़ें होती है, तो अल्कोहल अलग हो गया तो फैटी एसिड्स आ गया। स्टेरॉइड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, स्टेरॉइड से हमारे क्या है, सेक्स हार्मोन वगैरह, है ना, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, है ना, वो सब का भी फॉर्मेशन लिंक्ड होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं उसे, ठीक है। और मिसलिनियस लिपिड में स्क्वालिन, कैरोटिनॉइड्स, ये सब आ गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इससे नहीं पूछा जाता है ना। बेसिक एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं तो इट इज़ बेटर, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन देखा था, है ना। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस अगर लिखा हो वहाँ पे, एल्काइल साइड चेन, और ये पोलर हेड ग्रुप, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखे, और ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस मेनली आपको लिखा मिले, ठीक है, तो आपको लगा देना है कोलेस्ट्रॉल पे, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए। और मैं सजेस्ट करूँगा एक विटामिन डी का स्ट्रक्चर भी आप चाहें तो याद कर लीजिए, है ना, आप सर्च करके गूगल पे या कहीं पे भी, उस पर भी ऐसे ही कुछ लेबलिंग्स होगी, वो याद कर लीजिए, है ना। मतलब बहुत टफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे यार बायोकेमिकल कंपाउंड है, और आप सब कैसे याद करने बैठेंगे, है ना, रटना ही पड़ेगा ना। अभी इनकी ये वो सब तो हम बोल चुके हैं जो हमने पढ़ा था, है ना, ये बॉन्डिंग वगैरह कैसे, उसका तो कोई पर्पज़ नहीं है ना इतना टाइम देने का एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो विटामिन डी का याद कर लीजिए, खासकर एक्टिव फॉर्म का, है ना। बाकी आप कोलेस्ट्रॉल का याद रखिए, इससे क्वेश्चन बना था ग्रुप 5 का ही है। तो ये भी समझ लो, कोलेस्ट्रॉल इज 27 कार्बन कंपाउंड विद अ यूनिक स्ट्रक्चर विद अ हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है। इस सेंट्रल स्टेरॉल ये रहा, ठीक है, न्यूक्लियस, है ना, 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स, ये रही 4 हाइड्रोकार्बन रिंग्स, ठीक है, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रहा, ठीक है, सेंट्रल स्टेरॉल न्यूक्लियस, और ए रिंग इज फीचर ऑफ ऑल स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। अब देख लो, प्रोजेस्ट्रॉन या किसी भी सेक्स हार्मोन का, स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, है ना, उनका अगर आपसे पूछ लिया जाए स्ट्रक्चर, तो याद रखना ये वाला जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस इस तरह का दिखेगा आपको, ये सब में होगा। अगर कुछ और भी दे दिया जाए ना, इसके अलावा एस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, हार्मोन का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बस, और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को। बायो कैटलिस्ट वही काम बॉडी के अंदर करता है, ठीक है। तो इट इज़ अ बायो कैटलिस्ट, है ना। एंजाइम्स के काफ़ी सारे रोल होते हैं, डाइजेशन के लिए, लिवर फंक्शन में रोल होता है, डायग्नोस्टिक मार्कर की तरह एंजाइम्स यूज़ हो सकते हैं, है ना। तो देयर आर 5 to 6 क्लासेस, ऑक्सीडोज रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, लाइगेजेस और आइसोमरेजेस, ठीक है। तो लाइगेज का क्या मतलब है, ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग से रिस्पॉन्सिबल है, 2 ग्रुप को वो ज्वाइन करता है, तो लाइगेशन बोलते हैं उसे,
ठीक है। आइसोमरेज का क्या काम होता है, कैरी आउट मैनी काइंड्स ऑफ आइसोमराइजेशन, लिवोरेटेटरी टू डेक्स्ट्रोरेटेटरी में कन्वर्ट करना, वो सारी चीज़ें आइसोमरेजेस में आती है। फोर्थ है लाइजेस। तो लाइजेस में क्या है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स को लाइक डबल बॉन्ड से रिमूव करता है या लाइक हटाता है। ठीक है, एल्डोलेज इसका एग्जांपल है। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं उतना बहुत एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, वरना स्ट्रक्चर के साथ ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस अ बॉन्ड, है ना, तो उससे हाइड्रोलाइज हो जाएगा, उसका एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एग्जाम्पल है। ट्रांसफरेज किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र करेगा किसी ग्रुप का, है ना, जैसे अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र करा तो अमाइनो ट्रांसफरेज हो गया। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है। एक्ट ऑन ए मैनी केमिकल ग्रुपिंग टू ऐड और रिमूव हाइड्रोजन एटम्स मेनली, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो बेसिकली ये बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल अगर ये दे दिया जाए तो इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे लिखा जाए ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो आपको ट्रांसफरेजेस लगा देना है। ठीक है। जैसे लिखा जाए मॉलिकुलर ग्लू या फिर जॉइनिंग से रिलेटेड कुछ है ना, जॉइन करा रहा है दो चीज़ों को, है ना, तो लाइगेज लगा देना। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता देता हूँ कहाँ से बनेंगे एंजाइम्स के केसेस में। तो अभी हम बात करते हैं अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट पे। ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ LFT रिपोर्ट, है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल्स। ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर हमें लाइक लिपिड प्रोफाइल में देखने होते हैं। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है। और LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये याद रख लो। बाकी अगर नॉर्मल रेंज टोटल कोलेस्ट्रॉल की कभी कभी पूछी जाती है, बाकी याद रखनी तो याद रख सकते हो, बट मोस्टली इसकी याद कर लो आप, है ना। बाकी क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच वन इज़ नॉट चेक्ड और डिटेक्टेड इन लीवर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है। तो इसमें से कुछ दे देगा कि क्रेटिनिन दे देगा। ठीक है। बोलेगा इन चारों में से बताओ भाई कौन सा नहीं है, तो आपको क्रेटिनिन को एलिमिनेट कर देना है, वो नहीं है, वही करेक्ट आंसर होगा फिर। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में। कार्डियक प्रोफाइल मतलब हार्ट की हेल्थ को, है ना, हार्ट हेल्थ और हार्ट इंजरीज या डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट हमें याद रखने हैं, क्रेटाइन काइनेज, ठीक है, CK-MB मोस्टली जो है इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और AST, LDH और उसके आइसोएंजाइम्स और कार्डियक ट्रोपोनिन्स, है ना, कार्डियक ट्रोपोनिन्स, दीज आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। ठीक है। मायोग्लोबिन, ओके, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक होते हैं, बट जो एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी होती है या फिर किसी भी तरह की हार्ट में इंजरी होती है तो मायोग्लोबिन तो ऑब्वियसली रिलीज होता है ना, है ना, डैमेज के केस में। मायोग्लोबिन क्या है, जैसे हीमोग्लोबिन रेड सेल के अंदर होता है, मायोग्लोबिन हार्ट मसल सेल के अंदर होता है। ठीक है। अब देख लो AMI के डायग्नोसिस में कभी कभी पूछा जाता है ना, इनमें से तो सबसे अर्लीस्ट मार्कर कौन सा होता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। ठीक है। तो सबसे अर्लीस्ट मार्कर आपका होगा द मायोग्लोबिन, याद रखना ये चीज़। ठीक है। अर्लीस्ट मार्कर बट नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है। मतलब एक्चुअल में AMI है या नहीं है उससे ये पता नहीं चलेगा, बट हाँ किसी तरह की मायोकार्डियल इंजरी है। ठीक है, ये वो बताएगा। राइज कब करता है, ये 1 से 3 घंटे के अंदर ही रेज आ जाता है। तो CK-MB की बात करते हैं, तो CK-MB क्या है, क्रेटाइन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, तो इट इज़ स्पेसिफिक और ये राइज करेगा आपका 3 to 6 आवर में। ठीक है, इट इज़ स्पेसिफिक। तो कार्डियक ट्रोपोनिन आर हाईली स्पेसिफिक, है ना, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बट थोड़ा सा CK-MB से मतलब डिले में रेज होते हैं, जैसे 3 to 6 है, ये 4 to 8 आवर है, बट मोस्टली स्पेसिफिक होते हैं और पीरियड ऑफ एलिवेशन भी अच्छा खासा रहता है। ठीक है। तो इट इज़ अ मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर हार्ट इंजरी। ठीक है। ट्रोपोनिन आई इज़ मोस्ट
स्पेसिफिक देन कार्डियक ट्रोपोनिन टी, ठीक है, अलाउस डायग्नोसिस ऑफ लेट प्रेजेंटिंग AMI एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंसिडर्ड एट गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो कार्डियक ट्रोपोनिन आई है वो गोल्ड स्टैंडर्ड या कार्डियक ट्रोपोनिन से वो गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह हमारा कार्डियक प्रोफाइल में यूज़ होता है, ठीक है। तो AMI हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इसे बेसिकली हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं, हार्ट अटैक, एक्यूट हार्ट इंजरी है ना, हार्ट अटैक बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में। तो चेस्ट पेन जैसे ही होगा मायोकार्डियल सबसे पहले बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद CKMB, फिर कार्डियक ट्रोपोनिन। ये नॉन स्पेसिफिक है, तो अगर कुछ ना लिखा हो तो ये लगाना, कुछ लिखा हो तो ये, और स्पेसिफिक हाईली स्पेसिफिक पूछा हो तो ये लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में, ठीक है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं ना, डिजीज़ को पता लगाने के लिए है ना, कोई इन्फेक्शन या ब्लड आ रहा है, कोई इंजरी है ना, तो किडनी डिजीज़ उससे पता लगेगी, ठीक है। ग्लोमेरुलर फंक्शनल को देखने के लिए क्लियरेंस टेस्ट होते हैं, जैसे कि क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है मोस्ट कॉमन टेस्ट है ना, और इन्यूलिन क्लियरेंस है वो सबसे बेस्ट एस्टिमेट देता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, GFR का, ठीक है। यूरिया क्लियरेशन थोड़ा मतलब कम देता है ना, लोअर देन नॉर्मल GFR शो करेगा वो, ठीक है। ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी की बात करते हैं, तो कितनी परमेबल है हमारे ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ना, तो देखो अगर ज़्यादा परमेबल होगी है ना, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रोटीन्स बहुत आएंगे है ना, जो भी सारे सीरम के प्रोटीन्स होंगे वो यूरिन में पास आउट होने लगेंगे, ठीक है। ट्यूबुलर फंक्शन को हमें देखना है, यानी कि उसकी ट्यूबुलर का फंक्शन का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ किडनी की ज़रूरत की चीज़ है वो आपकी लाइक रीअब्जॉर्ब कर ले किडनी, एंड जो एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ है वो आप उसमें सिक्रीट कर दें, ठीक है। ये ट्यूबुलर का फंक्शन होता है, जो प्रॉक्सिमेटेड कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होते हैं और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं, ठीक है। किस से बताया था मैंने, रिफ्रैक्टोमीटर से कर सकते हैं हम ये काम, रिफ्रैक्टोमीटर से कर सकते हैं, यूरिनोमीटर से कर सकते हैं, यूरिन डिपस्टिक मेथड से कर सकते हैं, जो स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं, तो इन तीन से हम कर सकते हैं। यूरिनरी प्रोटीन्स हम 24 आवर यूरिन प्रोटीन कर सकते हैं, एल्बुमिन कर सकते हैं 24 आवर है ना। क्लियरेंस टेस्ट में हम ये क्लियरेंस टेस्ट कर सकते हैं, यूरिया, इन्यूलिन, क्रेटिनिन कर सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आउटसाइडर होगा तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे बिलिरुबिन दे देगा तो वो ऑप्शन मतलब एलिमिनेट करना होगा। तो ये बेसिक आप याद रखिए, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो बाकी डिटेल्ड पैनल जो है किडनी फंक्शन टेस्ट का, उनके नॉर्मल रेंज के साथ ये पैनल है, आपको याद रखना है, रख लीजिए, ठीक है। जो ये बहुत डिटेल पैनल जो बड़े बड़े लैब्स में होते हैं वो है ये, बट मोटा मोटा जो मैंने आपको पढ़ाया वो सबसे इम्पोर्टेंट था। अब एंजाइम्स को ना हम एज ए डायग्नोस्टिक मार्कर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का डायग्नोसिस बनाने के लिए वो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि AST हो गया या SGOT हो गया, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लीवर डिजीज़, स्पेशली इन लीवर सेल का डैमेज होगा, ठीक है, तो ये वाला चीज़ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ALT या फिर SGPT जो है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, ये जो एंजाइम है वो भी लीवर सेल डैमेज के केस में बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जिस भी केस में लीवर सेल डैमेज, चाहे वो हेपेटाइटिस से हो, किसी भी चीज़ से हो, उसमें SGPT SGOT बहुत सारे बनते हैं, मतलब उनका यूजुअली रहता है लेस देन 50 रहता है वैल्यू, कि इससे कम है तो नॉर्मल है, बट फिर उसमें मिलेंगे 2000 मिलेगा आपको SGPT है ना, 1000 मिलेगा SGOT, तो इसका मतलब है लीवर के सेल्स डैमेज है, हेपेटोसाइट्स का डैमेज है, ठीक है। अल्कालाइन फॉस्फेटेज ALP जो है आपका बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में मिलेगा आपको, लीवर डिजीज़ में, या फिर बोन डिजीज़ जैसे रिकेट्स वगैरह में ये आपको ALP मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, मतलब ऐसे इसको इसी से क्वेश्चन बनेगा बेसिकली, याद रखिए। एसिड फॉस्फेटेज क्या है, प्रोस्टेटिक कैंसर वगैरह के केस में एसिड फॉस्फेटेज मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आया था, ये PYQ है, याद रखो, MP ग्रुप 5 में ही पूछा था ये वाला। एसिड फॉस्फेटेज प्रोस्टेट से रिलेटेड है, प्रोस्टेट डिजीज़ या प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज जो है आपका लीवर सिरोसिस, यानी कि जो अल्कोहल से जो हमारा लीवर डैमेज हुआ है उसको बेसिकली वो करेगा, डायग्नोसिस करेगा उसकी, ठीक है।
क्रिएटाइन काइनेस मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने अभी बताया है ना, स्पेसिफिक भी होता है और जल्दी रेज भी होता है, तो गुड मार्कर है ना। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह भी। एलडीएच जो है वो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना, और सम अदर डिजीज़ में भी, लिवर डिजीज़ में भी ये प्रोलॉन्ग रहता है, ठीक है। और अल्फ़ा अमाइलेज और लाइपेज, अमाइलेज और लाइपेज जो है आपका पेनक्रियाटाइटिस में इन्वॉल्व होता है इनका, ठीक है। तो ये सारे आप याद रख लीजिए, और ये तो PYQ भी है, तो बेसिकली इसे छोड़ना नहीं है ना। तो दीज आर द एंजाइम्स वर्क एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर्स। तो लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करें तो बेसिकली जो भी लीवर के फंक्शंस हैं उनको टेस्टिंग के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि लीवर का फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन करना है ना, तो टोटल बिलिरुबिन लेवल्स, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल्स है ना, SGPT, SGOT है ना। देखो 40 या 50 के अराउंड रेंज होती है, बट इन केस ऑफ लिवर सेल डैमेज या हेपेटोसाइट का डैमेज होगा ड्यू टू हेपेटाइटिस और किसी भी वजह से, तो वो पहुंचेगा सीधे 2000, 2500, 4000 ऐसे करके, इतना बढ़ता है ना। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू वेरीज करती है मेथड टू मेथड है ना, बट अभी पीछे मैंने रोल समझाया। एल्ब्यूमिन्स, ठीक है, एल्ब्यूमिन्स देखो अगर लीवर डैमेज है तो प्रॉपर एल्ब्यूमिन्स भी फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन्स का काम क्या था, ऑस्मोटिक बैलेंस था, ठीक है। तो क्या है, देखो जब भी एल्ब्यूमिन की डिफिशियंसी या कुछ गड़बड़ होगी तो स्वेलिंग होगी, सूजेगा शरीर है ना, स्वेलिंग होगी, तो डॉक्टर क्या करेगा, एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन आता है मार्केट में 4-5 हज़ार का, वो एक लगा देगा, तो उससे क्या है, वो एडिमा जो होगा ना ड्यू टू ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से फ्लूइड इधर उधर एक्यूमुलेट हो गया है, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना जो है वो भी बेसिकली जो लीवर्स है वो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स भी लाइक वो करता है, फॉर्मेशन करता है उनका है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा इन केस ऑफ उनकी प्रोडक्शन में, क्लॉटिंग फैक्टर के प्रोडक्शन में कुछ हैम्परिंग हुई या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो GGT पता ही है आपको, लीवर सिरोसिस के केस में GGT पीक पे होता है ना। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लीवर फंक्शन टेस्ट। अब देखो, अब जो महान चीज़ें हैं मतलब जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं, बट इनके नाम आपको अच्छे से याद रखते हैं, जैसे मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए, ही सल्फर टेस्ट बाइल सॉल्ट के लिए, फॉचेस्ट और जेमेलिन टेस्ट बाइल सॉल्ट के लिए, जेप्स रिएक्शन या जेप्स अल्कलाइन पिक्रेट मेथड क्रिएटिनिन के लिए, रोथेरास टेस्ट कीटोन बॉडीज़ के लिए। तो इस तरह से मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं आपके है ना, वो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। यूरोविजन टेस्ट ब्लैडर कैंसर के लिए सारे लिख के दे दिए हैं, लगभग जो भी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और कुछ और बचे भी हैं, तो प्लीज़ आप ये स्पेस यूज़ करिएगा अपने नोट्स में और वो आप लिख दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। अब वन लाइनर की बात कर लेते हैं, कुछ जो विटामिन से और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि विटामिन ए है ना, विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनोल। तो ये इसकी अगर डिफिशियंसी हुई इस एंजाइम की तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा और ज़ीरोप्थेल्मिया, ये बेसिकली ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया होता है, ड्राइनेस आ जाएगी आईज में, ठीक है। ज़ीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आपको डिजीज़ और विद इनके जो नाम होते हैं अलग से है ना, जैसे V1 का थियामिन है, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा अगर विटामिन से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। ट्यूमर मार्कर भी मैंने लिख दिए आपके लिए हैं, तो ये भी अच्छे से याद रखिए है ना। ओवेरियन कार्सिनोमा CA-125, ठीक है। ब्रेस्ट देखो अगर मतलब ऐसे याद नहीं रह रहा तो सपोज इट इज़ बॉडी ऑफ फीमेल है ना, और 3 को मैं ऐसे बना दूँ तो इट इज़ लुकिंग लाइक ब्रेस्ट है ना, तो ब्रेस्ट इज़ फॉर CA-115 3 लगाए यहाँ पे, तो ऐसे याद कर लीजिए। पेनक्रियाटिक कैंसर जो है वो CA-19, तो 9 को ऐसे अगर मैं देखूं तो ये एक तरह से पेनक्रियाज जैसे रहता है, उसी की फॉर्म में लगा हुआ है ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो प्रोस्टेट PSA, कोलोरेक्टल कैंसर जो है हमारा वो CEA, टेराटोमा, AFB प्रोटीन, सेमिनोमा, LDH, बीटा SCG, कोरियोकार्सिनोमा। तो दीज आर द ट्यूमर्स है ना, और ये उनके स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, ठीक है। तो इनसे कभी कभी क्वेश्चन बनता है। ऊपर के ये 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 5-6, बाकी नीचे के भी आप याद रख सकते हो, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेज़ वीडियो, और इसमें लाइक कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
और जो भी कुछ अदर थिंग बची होगी तो मैं वो 75 क्वेश्चन में मोस्टली बायोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है जो इस यहाँ से लेफ्ट होंगे वो मैं डाल दूँगा उसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।